क्या नेटफ्लिक्स बेवकूफ है जो अपने पूरे कंटेंट को फ्री में दे रहा है ऑन यूट्यूब? एक टाइम था जब समय रैना ने अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 1 के लिए करोड़ों रुपए की ओटीटी डील्स को रिजेक्ट कर दिया था, और अब सिर्फ एक साल बाद नेटफ्लिक्स को अपनी 14 साल पुरानी स्ट्रैटेजी में एक एक्सेप्शन बनाना पड़ा। एक ऐसी कंपनी जिसने अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही सिर्फ एक्सक्लूसिविटी के ऊपर खड़ा किया है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसे समय रैना के लिए एक एक्सेप्शन बनाना पड़ा। जैसा कि आप लोगों को अभी ऑलरेडी पता ही होगा, इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 नेटफ्लिक्स के साथ साथ समय रैना के यूट्यूब चैनल पे भी रिलीज हो रहा है एट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब दोनों जगह सेम एक्सपीरियंस। हाँ, तो फिर कोई नेटफ्लिक्स क्यों देखेगा? तो यहाँ पे सवाल सिंपली ये आता है, एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर के लिए नेटफ्लिक्स ने इतना बड़ा एक्सेप्शन क्यों बनाया जो उसने पिछले 14 साल में नहीं बनाया? नेटफ्लिक्स को यहाँ पे एक ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी दिखी जो हम में से किसी को नहीं दिखी? असलियत में ये डिसीजन जितना सिंपल लगता है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उतना ही ज्यादा डीप है। इस एक डिसीजन के पीछे छुपी है क्रिएटर इकोनॉमी की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी, और आज इस वीडियो में हम एक्जैक्टली उसी चीज को डिकोड करेंगे। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको बिजनेस का, फाइनेंस और मार्केटिंग का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करिए, हाइप करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। समय रैना ने अपने स्टैंड अप स्पेशल्स में बताया कि वो इसका सेकंड सीजन लाने वाले। Guys, समय रैना is finally back with a blast. तो दोस्तों, watch India's Got Latent Season 2 coming soon on Netflix. So, इस बिजनेस स्टोरी को ढंग से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नेटफ्लिक्स असल में करता क्या है, और वो रूल जो नेटफ्लिक्स पिछले 14 साल से फॉलो करता हुआ आ रहा था, उसने समय में इंडिया में ऐसा क्या दिखा जिसकी वजह से उन्होंने वो रूल तोड़ने का डिसाइड किया। तो अगले 2 मिनट में हम लोग क्विकली ये बात कर लेते हैं कि यार नेटफ्लिक्स एक्जैक्टली क्या है और क्या करता था। सो बात है 90s की और अर्ली 2000s में, जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज के जैसी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। ये वो टाइम है जब ओटीटी प्लेटफॉर्म या स्ट्रीमिंग जैसी सर्विसेज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर किसी को मूवी देखनी होती थी तो या तो उसको फिजिकल सीडीज या डीवीडीज खरीदनी पड़ती थी, या ब्लॉकबस्टर जैसे रेंटल स्टोर से रेंट पर लेनी पड़ती थी, और अगर डीवीडी टाइम पर रिटर्न नहीं करी तो उसकी अलग से लेट फीस भी देनी पड़ती थी। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम रीड हेस्टिंग और मार्क रैंडोल्फ ने नोटिस करी। उन्होंने सोचा मूवीज को रेंट करने की जगह हम इस पूरे एक्सपीरियंस को इंटरनेट की हेल्प से थोड़ा और ज्यादा कन्वीनियंट क्यों ना बना दे। और फिर इसी आइडिया के साथ 1997 में शुरुआत हुई नेटफ्लिक्स की। और यही चीज काफी सारे लोग नहीं जानते हैं। देखो, नेटफ्लिक्स शुरू से कोई स्ट्रीमिंग कंपनी नहीं थी, ये सिर्फ डीवीडीज को मेल के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचाने की एक कंपनी थी। नेटफ्लिक्स स्टार्ट होने के बाद उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। हर मूवी के लिए अलग अलग पैसे देने की बजाय उन्होंने एक मंथली सब्सक्रिप्शन का मॉडल इंट्रोड्यूस किया। एक फिक्स्ड अमाउंट पे करो और जितनी मूवीज देखनी है देखो, ना आपको कोई लेट फीस लगेगी, ना आपको बार बार पेमेंट की टेंशन लेनी पड़ेगी। और अपेरेंटली लोगों के मॉडल इतना पसंद आया है कि नेटफ्लिक्स ऑर्गेनिकली ही बहुत फास्ट ग्रो करने लग गया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए और फिर फाइनली 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी। और यही एग्जैक्टली वो मोमेंट था जब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कंप्लीटली चेंज होने लग गई। लेकिन फिर नेटफ्लिक्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि प्लेटफॉर्म उनका था, ऑडियंस उनकी थी, लेकिन कंटेंट उनका नहीं था। फ्रेंड्स, द ऑफिस और ऐसी हजारों पॉपुलर शोज के राइट्स अलग अलग स्टूडियोज के पास थे, ना कि नेटफ्लिक्स के पास। डिज्नी, वार्नर ब्रोस और एनबीसी जैसे स्टूडियोज ने अपने खुद के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर दिए और उन्होंने अपना कंटेंट नेटफ्लिक्स से वापस लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे बात बहुत सिंपल थी, नेटफ्लिक्स चाहे इन स्टूडियोज को कितना भी पैसा ऑफर करे, अगर स्टूडियो अपना शो वापस लेना चाहता है तो उसमें नेटफ्लिक्स कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंटेंट कभी नेटफ्लिक्स का था ही नहीं। और यही वो टाइम था जब नेटफ्लिक्स को एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन मिला। अगर कंटेंट अपना नहीं होगा तो बिजनेस भी कभी हमारा हो ही नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आने ही वाली थी। इसलिए 2013 के बाद नेटफ्लिक्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया खुद के ओरिजिनल्स बनाने के लिए। हाउस ऑफ कार्ड्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, नार्को, सीक्रेट गेम्स, ये सारे सिर्फ शोज नहीं थे, ये नेटफ्लिक्स का एक नया बिजनेस मॉडल था। और यही वो एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल था जिसने नेटफ्लिक्स को 23 बिलियन से 327 बिलियन तक का सफर दिखाया। और इसी बिजनेस मॉडल के साथ एक गोल्डन रूल भी आ गया, अगर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल देखना है तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज नेटफ्लिक्स अपना कंटेंट कभी भी किसी और प्लेटफॉर्म पे रिलीज ही नहीं करता था। बिकॉज आफ्टर ऑल ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। अगर किसी को हाउस ऑफ थ्रोन्स देखना है, सीक्रेट गेम्स देखना है, तो उसको नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और इसीलिए जब 2026 में नेटफ्लिक्स ने इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 को यूट्यूब पर भी स्ट्रीम होने दिया, तो ये सिर्फ एक कोलैबोरेशन नहीं थी, ये नेटफ्लिक्स के लिए एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन था जो वो 14 साल में पहली बार कर रहे थे। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आता है, आखिर क्यों? तो देखिए, आज के टाइम पे समय रैना बस एक कॉमेडियन नहीं है,
समय रैना के पास वो चीज है जो नेटफ्लिक्स खुद कभी क्रिएट नहीं कर सकता और चाहे कितने भी पैसे स्पेंड कर दे वो उसे खरीद भी नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ ऑडियंस की, और सिर्फ ऑडियंस नहीं, एक लॉयल ऑडियंस। देखो समय की जर्नी स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू हुई थी, लेकिन जिस चीज ने उसे बाकी क्रिएटर से अलग बनाया वो था इंटरनेट को ढंग से समझना। पैंडेमिक के टाइम जब सब लोग घर पे बैठे हुए थे, समय रैना घंटों लाइव स्ट्रीम करता था, चेस खेलता था, वो घंटों तक ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करता था और ऐसे लोगों से बात करते करते धीरे धीरे उसने सिर्फ अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाए, बल्कि उसने एक ऐसी चीज बिल्ड करी जो बाकी लोग नहीं कर पाते थे, जो थी एक लॉयल कम्युनिटी। जब इंडियाज गॉट लेटेंट आया तो सरफेस लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये बस एक कॉमेडी टैलेंट शो लगता था, लेकिन बिजनेस लेवल पे अगर आप इसको देखोगे तो ये कंप्लीटली डिफरेंट गेम था। नॉर्मल क्रिएटर्स मोस्टली से व्यूज और ब्रांड डील्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन समय ने अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करना सीख लिया। स्पेशल एपिसोड्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए उसने खुद का ऐप और एक्सक्लूसिव मेंबरशिप निकाली। बेसिकली समय रैना ने ये सीख लिया था कि कैसे एक ही शो से मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाई जा सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सीजन 1 के राइट्स खरीदने का ऑफर किया तो समय रैना ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस डील के साथ क्रिएटिव रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती। और समय को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उसका शो किसी और प्लेटफॉर्म पे चला गया तो वो उतना वायरल कभी नहीं हो पाएगा जितना वायरल वो यूट्यूब पे हो रहा था। उस वक्त समय रैना ने लाखों रुपए की डील मना कर दी और ये डिसीजन उस वक्त काफी रिस्की भी लग रहा था, लेकिन बाद में वही डिसीजन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया, क्योंकि शो का कंट्रोल, ऑडियंस का कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल, तीनों चीजें उसी के पास थी। सब बढ़िया चल ही रहा था, लेकिन फिर 2025 में एक कंट्रोवर्सी आती है और सबको लगता है कि एम्पायर पूरा करियर एकदम खत्म हो गया। लेकिन फिर जैसे 2026 में समय रैना का एपिसोड लाइव होता है, स्टिल अलाइव, नेटफ्लिक्स का बिजनेस माइंड वहीं पे शुरू हो जाता है। तो अब आ जाओ समझते हैं कि नेटफ्लिक्स ने एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया, क्यों अपना 14 साल पुराना रूल तोड़ा और इस एक्सेप्शन को बनाया। नेटफ्लिक्स की इस पूरी स्ट्रैटेजी में 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट थिंग, नेटफ्लिक्स इजंट बाइंग अ शो, इट्स बाइंग एन ऑडियंस। देखो यूजुअली जब भी नेटफ्लिक्स किसी एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ डील करता है तो इक्वेशन बहुत ज्यादा सिंपल होती है। क्रिएटर कंटेंट लाके देता है और नेटफ्लिक्स उसे ऑडियंस देता है। इसमें दोनों का विन विन सिचुएशन होता है। लेकिन समय रैना के केस में इक्वेशन बिल्कुल अलग थी। समय के पास कंटेंट भी था और ऑडियंस भी। ये वो केस था जहां पे नेटफ्लिक्स को समय की ऑडियंस चाहिए थी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। देखो समय के पास से व्यूज नहीं आते थे, क्योंकि व्यूज तो बहुत सारे क्रिएटर्स के आते हैं। नेटफ्लिक्स ने अभी तक किसी और के लिए तो एक्सेप्शन नहीं बनाया। समय के पास कुछ और था और वो था ट्रस्ट और प्रूफ। इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 1 के टाइम जब समय रैना ने अपनी खुद की मेंबरशिप लॉन्च करी थी, लाखों लोगों ने उसके लिए पैसे दिए थे। अकॉर्डिंग टू दी एस्टिमेट्स 5 से 10 लाख पेड मेंबर्स थे जो हर मंथ समय रैना को 59 रुपीज पे करते थे उसके एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए, और महीने के लगभग 1.5 से 3 करोड़ रुपए तो सिर्फ मेंबरशिप से ही आ जाते थे। जब समय ने अपना ऐप लॉन्च किया तो एक ही दिन में 2.5 लाख डाउनलोड्स आ गए बिना एक भी रुपया खर्च करे, सिर्फ उसकी एक स्टोरी डालने से। वो ऐप प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे ट्रेंड करने लग गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कंट्रोवर्सी हुई तो ऑडियंस कभी गायब हुई नहीं थी। वो ऑडियंस बस पेशेंटली वेट कर रही थी कि समय रैना वापस कब लौटेगा। नेटफ्लिक्स की टीम की पूरी चीज देख के एक चीज समझ चुकी थी कि भले ही अगर समय रैना के 10 एपिसोड्स ओपन हो, फ्री हो, लोग उसको देखेंगे, लेकिन अगर समय रैना सिर्फ एक एपिसोड भी अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट में डालता है तो ऑडियंस इतनी पागल है, इतनी बड़ी फैन है, इतनी ज्यादा डेस्परेट है कि ऑडियंस उस एक एपिसोड को देने के लिए भी पैसा देगी, भले ही बाहर फ्री के 10 कंटेंट पीस हो। और यही वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है जिसमें नेटफ्लिक्स कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। नेटफ्लिक्स कोई कंटेंट नहीं खरीदना चाह रहा, वो बस एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉयल कस्टमर बेस तक का एक्सेस खरीदना चाह रहा है। यहाँ पे केस एग्जैक्टली अपोजिट था। समय को नेटफ्लिक्स की ऑडियंस की जरूरत नहीं थी, नेटफ्लिक्स को समय की ऑडियंस तक पहुंचना था। पार्ट 2, द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो हर कंपनी कम से कम 10 से 15% ऑफ देयर एंटायर रेवेन्यू स्पेंड करती है मार्केटिंग में, इन रनिंग एड्स, पुटिंग अप बैनर्स, इन्फ्लुएंसर पेड मार्केटिंग, हर एक चीज में। हर कंपनी को नए कस्टमर लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इसी चीज को हम लोग बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं CAC, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अगर नेटफ्लिक्स समय के साथ कोलैबोरेट नहीं करता तो फिर नेटफ्लिक्स इंस्टाग्राम पे एड्स चलाता, यूट्यूब पे एड्स चलाता, बिलबोर्ड्स लगाता, ट्रेलर्स बनाता, और वो ये सब करता क्योंकि लोगों तक नेटफ्लिक्स का नाम पहुंचे और फिर लोग नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करें। एंड ऑन दी अदर हैंड, इंडियाज गॉट लेटेंट का हर एक एपिसोड वो चीज ऑलरेडी कर रहा है। शो रिलीज होने से पहले ही ऑडियंस के बीच में एक टेंशन होती है, एक एक्साइटमेंट होता है कि कम नया शो आएगा। शो रिलीज होते ही उस पर हजारों लाखों मीम्स बनते हैं, डिबेट्स होती हैं, लोग शो के बारे में डिस्कशन करते हैं, और ये सबके बीच में नेटफ्लिक्स का नाम भी आता है, और ये सबके बीच नेटफ्लिक्स को बिना एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च करे लाखों रुपए की मार्केटिंग मिलती है। और ये चीज हमें डेटा ऑलरेडी दिखा रहा है। सीजन 2 के पहले एपिसोड में ही लगभग 60 मिलियन व्यूज आ गए और दूसरे एपिसोड को अभी रिलीज हुए लगभग 9-10 दिन हुए हैं और उस पर भी लगभग 37 मिलियन व्यूज हैं। सो बेसिकली नेटफ्लिक्स सिर्फ एक शो को स्ट्रीम नहीं कर रहा है, वो इंटरनेट के सबसे बड़े वायरल कम्युनिटीज में अपना नाम इंसर्ट कर रहा है। ऑल्सो नेटफ्लिक्स जो टारगेट
ऑडियंस है वो है जेन जीज और यंग मिलियनर्स, पीपल बिटवीन द एज ऑफ 16 to 26। ये वही लोग हैं जो ओटीटी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और सब्सक्रिप्शंस खरीदते हैं। एंड अपेरेंटली समय रैना की भी जो सबसे बड़ी ऑडियंस है वो इसी एज ग्रुप में बिलोंग करती है। अगर नेटफ्लिक्स खुद से मार्केटिंग करता तो लोगों का ये अटेंशन लाने के लिए उसे करोड़ों रुपए स्पेंड करने पड़ते, लेकिन समय रैना की पार्टनरशिप में उसको ये अटेंशन ऑलरेडी मिल रहा है। एंड फाइनली द पार्ट 3 ऑफ द स्ट्रेटेजी इज द फनल। देखो मार्केटिंग में एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है फनल, और शायद इसी डील का सबसे जीनियस पार्ट भी यही है। देखो फनल सिंपल लैंग्वेज में 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। स्टेज 1 अवेयरनेस, पहले मैक्सिमम लोगों तक पहुंचो, इसलिए इंडियाज गॉट लेटेंट यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज किया गया है। करोड़ों लोगों तक वो पहुंचता है बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। अगर ये नहीं होता तो शायद लेटेंट उतना सक्सेसफुल होता ही नहीं जितना वो आज है। स्टेप 2 इंटरेस्ट, शो देखते देखते लोगों को उस शो की आदत हो जाती है। और सेकेंडली जब शो स्ट्रीम हो रहा होता है तो उस पर एक नाम बार बार दिखता है, नेटफ्लिक्स। इसी वजह से धीरे धीरे ऑडियंस उस पर्टिकुलर क्रिएटर को नेटफ्लिक्स के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देती है, और ऐसे ही कंटेंट फ्री में देखते देखते लोगों की आदत बढ़ जाती है, वो हर एक एपिसोड का वेट कर रहे होते हैं। फाइनली स्टेज 3 द कन्वर्जन। अब फाइनली अगर अब समय रहना अपना कोई भी प्रोजेक्ट या नया शो नेटफ्लिक्स पे एक्सक्लूसिवली लॉन्च करता है, भले ही 10 पीस ऑफ कंटेंट बाहर अवेलेबल होंगे फ्री में, एक पीस ऑफ कंटेंट ऐसा होगा जो एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स पे होगा। इतने सारे लोग हैं, उन लोगों को समय रहना देखने की आदत हो गई है, उनको नेचुरली क्यूरियोसिटी है कि भाई इस शो में या इस पर्टिकुलर स्पेशल एपिसोड में ऐसा क्या अलग। तो अब ऑब्वियसली सारे लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, लेकिन नेचुरली उस ऑडियंस का एक ऐसा हिस्सा होगा जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए पे करने के लिए रेडी होगा। अब मान लेते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के सिर्फ एक एपिसोड में लगभग 60 मिलियन व्यूज आए थे। अब उसमें से सिर्फ 1% लोग भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और 149 रुपीज पर मंथ, तो लगभग 6 लाख नए सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, विच विल अप्रोक्सीमेटली जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 9 करोड़ रुपीज पर मंथ। अब हम फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आप एक नजर से देखोगे तो आपको लगेगा यार नेटफ्लिक्स ने तो अपना कंटेंट फ्री में दे दिया, लेकिन अगर आप इसको एक दूसरे बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार नेटफ्लिक्स ने तो यूट्यूब को अपना सबसे बड़ा मार्केटिंग चैनल बना दिया। इसी के साथ नेटफ्लिक्स ने अपनी पूरी हिस्ट्री में एक लेसन हमें बार बार दिया है कि अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं होगे तो आप इररेलेवेंट हो जाओगे। नेटफ्लिक्स को लगा यार हमें अभी इस चीज की जरूरत है, हमें चेंज ऑफ प्लान्स करने पड़ेंगे, हमें एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने ये मूव करने से डरा नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी लेगेसी खराब हो जाएगी, उन्होंने एक ओपन माइंड रखा, और कहीं ना कहीं बिजनेस की दुनिया में यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको जानना है कि समय रहना और बाकी कॉमेडियंस का एक्जैक्टली क्या बिजनेस मॉडल होता है, तो आप जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो। दिस वॉज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।